हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 7th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, एसडीएलसी क्या होता है, इसके फेजेस क्या क्या होते हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एसआरएस, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस। एसआरएस के बारे में हम लोगों ने 5th वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पर हमने एसडीएलसी के फेजेस में ये देखा था कि जो 3rd फेज़ होता है डिज़ाइन फेज़, ठीक है, उसके अंदर एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि एसआरएस क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप होने वाला होता है उसका पूरा कट्टा चिट्ठा होता है। यानी कि उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसका इंटरफेस कैसा होगा, उसमें डेटाबेस कौन सा यूज़ किया जाएगा, डेटाबेस में कितनी टेबल्स होंगी, वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, उस पूरे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें एसआरएस में लिखी होती है। इस वीडियो में हम एसआरएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि एक अच्छा एसआरएस कैसे बनाया जाता है। पहला पॉइंट कह रहा है एसआरएस स्टैंड्स फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस का फुल फॉर्म है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसआरएस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इट मीन्स कि एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में विच इज़ टू बी डेवलप्ड, यानी कि जिसे अभी बनाया जाएगा उसके बारे में एकदम डिटेल में लिखा होता है सब कुछ, ठीक है, विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती हैं। अब बात आती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चला रहे हैं हम, ठीक है, उसमें एक कस्टमर आता है हमारा, वो सॉफ्टवेयर बनवाना रहता है उसको, ठीक है, तो उसने जो जो रिक्वायरमेंट हमें बताई कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए, हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं जो ये करे वो करे, तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो वो बता रहा है अपने सॉफ्टवेयर की फीचर्स जो वो चाह रहा है, वो क्या होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जो एक कंपनी या डेवलपर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि क्या हमने कहा पोर्टेबिलिटी, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होगा, आप आईफोन पे भी चला सकते हो, आप एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो, वो सिक्योर होगा, हम इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें मांग नहीं रहा है, ये हमारा काम है उसको देना, ठीक है, यानी कि डेवलपर का काम है उसको देना। उसके अलावा जैसे मान लीजिए हमने कहा उसको मेंटेन करना आसान होगा, ईजी टू रीड होगा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसआरएस डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल लॉजिकल डिटेल्स लाइक हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक, विच लैंग्वेज विल बी यूज्ड, डेटाबेस डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन एक्सेट्रा। इट मीन्स कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारी लॉजिकल डिटेल्स होती हैं, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा रियल में, उसमें किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, किस लैंग्वेज को यूज़ करके उसको हम डेवलप करने वाले हैं, पीएचपी, पाइथन वगैरह वगैरह, उसका डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा, उसके मॉड्यूल्स के डिज़ाइन कैसे कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, क्योंकि उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना रहता है, डेवलपर को देना रहता है जो कि कोड करेगा सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसआरएस इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट विच एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। एसआरएस एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, उसमें क्या लैंग्वेजेस यूज़ होनी है, मतलब उसके बारे में ऑल टोटल टिप टू टो सारी डिटेल एसआरएस में लिखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ गुड एसआरएस डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल इंटरैक्ट विद ऑल इंटरनल मॉड्यूल्स, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन विद अदर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। इट मीन्स कि एक अच्छे एसआरएस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उसके छोटे छोटे, ठीक है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं उसके, वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, हार्डवेयर के साथ, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसआरएस अलाउज द कस्टमर टू रिव्यू वेदर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द सॉफ्टवेयर और नॉट। इट मीन्स कि एसआरएस डॉक्यूमेंट को हम कस्टमर को भी दिखाते हैं जो अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है, जिससे वो एसआरएस डॉक्यूमेंट को देख के चेक कर ले कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो वो मांग रहा था कि उसके सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें फुलफिल की गई अच्छे से या नहीं की गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसआरएस सर्व्स टू मेन पर्पसेस। एसआरएस 2 मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है। पहला, इट इज़ यूज टू डिफाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र। इट मीन्स कि एसआरएस को बनाने का एक पर्पस ये रहता है कि यूज़र की जो भी नीड या एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने सॉफ्टवेयर को लेकर कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा कैसा नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम एसआरएस में लिख कर दे देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट, किस तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम, किस तरह का डेटाबेस का डिज़ाइन होगा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसमें हर एक बारीक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को लिख कर हम दे देते हैं यूज़र को कि वो रिव्यू कर ले। अगर उसे डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, उसको कोड करना शुरू करते हैं, फिर डेवलप करके डिप्लॉय कर देते हैं सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी।
इट मीन्स कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है हमारा वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तरीके भी बिहेव करता है कस्टमर और कंपनी के बीच में, ठीक है। यानी कि जब कस्टमर को एसआरएस दे देते हैं और उस पर एग्री कर जाता है वो कि हाँ ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन हमें पसंद है, आप बनाइए सॉफ्टवेयर को हमारे, तो बाद में वो कुछ भी ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने वैसा कहा था, क्योंकि उसने एसआरएस को रिव्यू किया होगा तभी उसने कहा ना कि हाँ आप हमारे सॉफ्टवेयर को अब कोड कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि एक एसआरएस डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन जाता है कंपनी और यूज़र के बीच में। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक गुड एसआरएस के, यानी कि एक अच्छे एसआरएस डॉक्यूमेंट की क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है करेक्टनेस, यानी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए। एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट इफ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। इट मीन्स कि एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को हम तभी करेक्ट कहेंगे जब यूज़र की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी सोच कर वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा होगा, वो एज अ रिक्वायरमेंट हमारे एसआरएस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसकी जो भी सोच होगी अपने सॉफ्टवेयर को लेकर, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है कंप्लीटनेस। एसआरएस में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। एसआरएस इज कंप्लीट इफ इट्स इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र एंड अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी मॉड्यूल टू बी डेवलप्ड बाय द यूज़र। इट मीन्स कि एसआरएस के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स यूज़र की जो भी होंगी वो अच्छे से लिखी होनी चाहिए, प्लस हर मॉड्यूल का यानी कि उसके अंदर के हर एक फ़ीचर का जो है एकदम डिटेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एकदम डिटेल में एक एक फ़ीचर के बारे में सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टनेस का मतलब होता है कि सही होना, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना। थर्ड फीचर है कंसिस्टेंसी। SRS is consistent if it has no conflicts between any sets of requirements. It means कि SRS consistent तभी होता है जब उसके अंदर कोई भी conflict नहीं होता, यानी कि उसकी जो requirements होगी, हमारे सॉफ्टवेयर की जो भी requirements होंगी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी clash नहीं होना चाहिए। conflict मतलब होता है clash होना। Next feature है unambiguousness. Sometimes in SRS, some words have more than one meaning and this might confuse developers in getting the exact reference. कभी कभी क्या होता है कि एसआरएस में कुछ वर्ड्स ऐसे लिख दिए जाते हैं जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग होती है। अब कॉमन सी बात है, जब आप एसआरएस को लिखेंगे तो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में ऐसा भी होता है कि एक जो स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट की कई मीनिंग होती है या एक वर्ड की कई मीनिंग होती है। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे डेवलपर्स को उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता करने में दिक्कत हो, ठीक है। It is advisable to check for such ambiguous words and make the meaning clear for better understanding. और ये एक सलाह है कि आप इस तरह के ambiguous words को दूर रखो, यानी कि ये जो conflict पैदा करने वाले words हैं इनको मत लिखो SRS में, अगर आप चाहते हो कि उसको अच्छे से understand कर सके यूज़र। Next feature है ranking for importance and stability. Typically all requirements are not equally important. देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हर एक रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सम में बी एसेंशियल एंड सम में बी नॉट। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी ज़्यादा, कुछ ऐसी होंगी जो कम इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, सब एक बराबर तो होती नहीं है। देयर शुड बी अ क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द रिक्वायरमेंट एज लेस और मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि जो आप एसआरएस बनाओगे उसमें एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें आप लिख सको, बता सको कि कौन सी चीज़, कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। An identifier mark can be used with every requirement to indicate its rank or stability. अब आप चाहो तो कोई मार्क लगा सकते हो, जैसे हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं बुक्स वगैरह में कि मार्क कर देते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। तो उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट में भी कुछ चीज़ों को हम बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं जिससे उनको हम रैंक कर सके और स्टेबल कर सके कि हाँ देखो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेबिलिटी पे, इसकी रैंकिंग पे, इसकी डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर है मॉडिफाइबिलिटी, यानी कि मॉडिफाई होने की एबिलिटी रखना। SRS शुड बी मेड एज मॉडिफाइबल एज पॉसिबल एंड शुड बी कैपेबल ऑफ ईजली एक्सेप्टिंग चेंजेस टू द सिस्टम टू सम एक्सटेंट। इट मीन्स कि SRS इतना मॉडिफाइबल होना चाहिए कि वो कुछ हद तक के चेंजेस को अपना सके, ठीक है, इसीलिए लिखा है कि एक्सेप्ट चेंजेस टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कि वो कुछ हद तक के जो चेंजेस होता है वो एक्सेप्ट कर सके। एकदम ऐसा नहीं बना दे कि मान लेते हैं कस्टमर ने SRS को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें डिज़ाइन नहीं पसंद आई, तो उस डिज़ाइन को चेंज करने के लिए आपको पूरा SRS फिर से ना बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो SRS ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ चेंजेस आप खुद से कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मल्टीपल डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फाइनल सिस्टम। इट मीन्स कि SRS में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है उसका एक ही इंटरफेस आप बना कर दे दो, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो उसका एक इंटरफेस नहीं दिया जाता, एक से ज़्यादा दिया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन ढेर सारे दिए जाते हैं जिससे कि यूज़र को जो अच्छा लगे वो 2-3 डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन को सेलेक्ट कर ले, फिर उसी को आप कोडिंग करोगे।
नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। एसआरएस ऐसा लिखा होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर उसको रीड करे तो उसको आराम से समझ में आ जाए। द लैंग्वेज यूज्ड इन एसआरएस शुड बी केप्ट इजी अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करें, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें कि आराम से कस्टमर जो भी हो हमारा उसे समझ सके एसआरएस में कि लिखा क्या है उसके सॉफ्टवेयर के बारे में।